का कौन सा भाग 3/8 है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2/9, दूसरा है 1/12, तीसरा है 4/3, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में क्या करते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। माने कि कोई संख्या जब दी हो और उसका कोई भाग पूछा जाए तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, उस वाले प्रश्नों में जो पहली संख्या दी होती है उस पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग कर देते हैं और जो उत्तर आएगा वही हमारा भागफल आएगा, वही हमारा उत्तर कहलाएगा। देखिए इसमें 1/12 जो दे रखा है इसको हम भाग करेंगे कितने से, 3/8 से। इस तरीके से भाग करेंगे तो भाग का निशान ऐसे भाग करना हो तो इसको इस तरीके से करते हैं, पहली वाली संख्या को यूं ही लिखा रहने देते हैं और भाग के निशान पर गुणा का निशान लगाते हैं, यानी भाग के निशान को बदल लेते हैं गुणा के निशान में। जब ऐसा करते हैं तो हम ये जो पीछे वाली संख्या दी होती है उसको उल्टा कर लेते हैं। जैसे ही गुणा में भाग का निशान चेंज करेंगे तो पीछे वाली संख्या जो है उसका हर अंश में बदल जाएगा और अंश जो है वो हर में बदल जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, 8/3 ये संख्या हो जाएगी। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें काटने वाला होता है सो काट लेते हैं हम। क्या कटना है, देखिए 4 से अगर कुछ कट रहा है, देखिए 4 से 4 दूना 8 कट रहा है और 4 तियाँ 12 कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है, 1/3 ये वाला बचा है, गुणा में 2/3 उधर बचा है। क्योंकि इनकी गुणा हो रही तो अंश अंश में गुणा होगी और हर हर में गुणा होगी, तो अंश 1 2 की गुणा होगी हमारे पास 2 और 3 3 की गुणा होगी 3 तियाँ 9। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 की घात x + 3 बराबर 25 की घात 3x - 4 तो x का मान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 5/11, दूसरा है 11/5, तीसरा दे रखा है 11/3, चौथा ऑप्शन दे रखा है 13/5। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, देखिए इस तरीके के प्रश्नों में आधार संख्या को देखते हैं। ये आधार संख्या हमारे पास क्या है, 5 है, इधर 25 है, तो हमारी आधार संख्या बराबर होनी चाहिए। जब हम आधार संख्या को बराबर कर लेंगे तभी जो ऊपर की घातें हैं इनको हल कर पाएंगे। तो आधार संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 25 है, ये 25 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 25 जो है वो 5 का ही वर्ग है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 5 की घात x + 3 बराबर, और 25 की जगह पर 5 की घात 2 लगा करके ऊपर ये जो ब्रैकेट में 3x - 4 की घात लगा लेंगे। अंदर जो हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो घात बनी है 2, इस 2 से पूरे 3x - 4 में गुणा हो जाएगी और ये केवल 5 रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 की घात x + 3 इधर वाला, और ये होगा 5 की घात 2 से, देखिए गुणा करेंगे जब 2 और 3 फिर 2 से 4 की, तो हो जाएगा हमारे पास 2 3 6x और माइनस 2 चक्कू 8। इस तरीके से जब हमारे पास आधार संख्याएं दोनों बराबर हो जाएंगी हम इनको छोड़ देंगे, ऊपर जितनी भी घात लगी है उनको आपस में बराबर लिख लेंगे। x + 3 बराबर 6x - 8, इस तरीके से इनको लिखा जाएगा। अब देखिए जो x है इस तरफ ले आएंगे और 8 को हम इस तरफ ले जाएंगे, इसे एक से एक तरफ कर लेंगे और अंक एक तरफ कर लेंगे। ऐसा करने पर क्या हमें मिलेगा, देखिए जब ये ऐसा करेंगे, बदलेंगे अंकों का पश्चांतरण करेंगे तब उनके निशान बदल जाएंगे। देखिए हमारे पास इधर 3 रह जाएगा और इधर प्लस का 8 हो जाएगा जो उधर माइनस का 8 था, और इधर हमारे पास 6x जो था, इसके बाद ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 8 और 3 11 हो जाएगा, बराबर में 6x में से 1x जाएगा तो 5x बचेगा हमारे पास। अब x का मान जब निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, जो बराबर में दिया है उसके नीचे ये 5 भाग में चला जाएगा, तो x का मान आएगा हमारे पास 11/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40% का 40% किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 8/25, दूसरा दे रखा है 4/25, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2/25 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6/25। इसमें क्या करते हैं, देखिए 40% का कैसे लिखा जाता है, 40% को हम लिखते हैं 40/100, इस तरीके से लिखा जाता है। और इसका भी 40% माने गुणा में जाएगा, माने कि 40% का भी 40%, तो ये 40% तो ये हो गया, इसका भी 40% भी इतना ही होगा,
तो इस तरीके से हम उसे गुणा में लिख लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या हमारे पास बचने। देखिए ऊपर जितना जीरो होगा वो जीरो से जीरो कट जाएगा, इधर जीरो से जीरो कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 4 गुणे 4, नीचे बचेगा हमारे पास 10 गुणे 10। ऊपर आएगा 4 चक्कू, 4 चक्कू, इनको 4 ऐसे लिखे, 4 गुणे 4 ही लिखा रहने दे, नीचे हो जाएगा 100। तो हम 100 से देखिए 4 से काट देते हैं तो 25 नीचे आ जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा 4/25 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x का 40% का 40% बराबर 40, तो x बराबर, ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा 100, दूसरा है 400, तीसरा दे रखा 250, चौथा ऑप्शन दे रखा 1000। इसको भी देखिए कैसे करते हैं, x का 40%, तो x का 40% माने कि x की 40% इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है जी। और इसका भी 40%, तो यानी कि 40/100 ये भी लिखा जाएगा। अगला बराबर में दे रखा है उसने 40 अंश, इतना 40 दे रखा है। देखिए इसमें से एक जीरो, एक का जीरो कट गया, एक जीरो से यानी कि 100 कट गया इसमें से। तो हमारे पास क्या बचा, x गुणे 40, सॉरी 4 गुणे 4, और नीचे बचा है 100, बराबर में हमारे पास 40 है। तो देखिए ये जो 4 है इसे एक 4 से काट देंगे, ये वाला 4, तो यहाँ पर 10 रह जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है 4x बराबर, और ये वाला नीचे 100 वाला उसके गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 10 है, 10 को गुणा में करेंगे तो ये आएगा 100 से, 10 की 100 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब हमारे पास 4 अगर यहाँ से ले जाएंगे तो 4 को भाग में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो x आएगा वो कितना आएगा 250 आएगा। इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 76 को 7:5:3:2 के 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग है। देखिए 76 का अनुपात दे रखा है, उसको विभाजित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 12, दूसरा है 15, तीसरा दे रखा है 16, और चौथा ऑप्शन रखा 19। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अनुपाती योग निकालते हैं। तो योग हमारे पास कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे, यानी कि 7 + 5 + 3 + 4 बराबर कितना आएगा 7 12 और 3 15 और 4 19 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटा भाग पूछा है तो कि छोटा अनुपात क्या है 3 है, तो छोटा भाग यही वाला होगा। तो यानी कि 76 को हम गुणा करते हैं कितना, कि इसका निकालते हैं 3/19, ऐसे करते हैं। अनुपात और अनुपाती योग से बटे अनुपात बटे अनुपाती योग से इसको गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा, देखिए 19 चक्कू कितना होता है 76 होता है, तो 4 बचा और इधर 3 ऊपर है, तो 3 चक्कू 12 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 पहला, सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है -3, दूसरा दे रखा है +6, तीसरा दे रखा है 0, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 12/5। तो देखिए इसमें जो आप सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये 12/5 जो है वो पूर्णांक नहीं है। बाकी ये पूर्णांक दिए हुए हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक होता है 0, और ये हमारी संख्या जो है वो भिन्न में दे रखी है, ये पूर्णांक नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सही लिखा हुआ है। ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल प्लस भागफल, दूसरा दे रखा है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है भागफल बराबर भाजक गुणे शेषफल प्लस भाज्य, चौथा ऑप्शन दे रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट 3 1 2 7 की घात 173 का इकाई अंक क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 9। देखिए इसको कैसे इकाई अंक याद करते हैं। ये जो सबसे पहले हमें संख्या दी है उसका इकाई अंक देखते हैं कितना है, 7 है। कितना है 7, और 7 की घात यहाँ पर 173
लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं हम इसको कि 7 पर भी 173 की घात लगी। देखिए 7 को 173 बार गुणा करेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, उस तब हमको पता लगेगा इसकी घात इकाई अंक कितना होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 की घात अगर 1 लगी हो तो उसका आंसर 7 ही आएगा। अगर 7 की घात 2 लगी है तो इकाई का अंक कितना आएगा उसमें 9 है। 7 7 49 होता है तो 9 आएगा इकाई का अंक। अगर 7 की घात 3 है तब कितना आएगा 3 आएगा, इसका इकाई अंक 3 आएगा। 9 7 63 हो जाएगा और तो इकाई अंक 3 हो जाएगा। ऐसे ही 7 की घात 4 अगर लगी हुई है तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 3 7 21 यानी कि 1 इकाई का अंक आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो बड़ी संख्या है 1, ये सुविधाजनक रहेगा चूँकि इसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं 173 को 4 से भाग करते हैं, देखते कितना आएगा। तो कितनी बार जाएगा 4 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, सॉरी 4 चक्कू 16 और 1 जाएगा तो 13 बचेंगे। तो 4 चक्कू 16 और 4 तियाँ 12, फिर 1 इसका घात बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं 43 माने कि 7 की जो पावर आएगी वो 43 और +1 आएगी। ठीक है, अब देखिए 7 की यानी कि कैसे आएगी, जब हम 4 से इसको गुणा करेंगे तब ये 173 बनेगा। 4 से गुणा करेंगे तो 173 बनेगा। तो चूँकि 7 की पावर 4 और ऊपर हम लिखेंगे इसको 43 और प्लस 7 की पावर 1, ये जो घाते हैं इस तरीके से बांट लेंगे। तो देखिए इसका भी मान क्या आता है 1 आता है और इसमें गुणा होती है चूँकि ये, और इसमें भी ये 7 है तो क्या आएगा हमारे पास 7 एकन 7 यानी कि इकाई का अंक हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें दे रखा है 2 4 6 7 की घात 153 गुणे 3 4 1 की घात 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7, चौथा ऑप्शन दे रखा है 9। इसमें भी क्या करते हैं वैसे ही जैसे अभी पहले किया, तो इसका इकाई अंक कितना है 7 है और इसका इकाई अंक 1 है ना। तो इनकी दोनों की गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा। इस पर घात लगी हुई है 153 और इस पर है 72। देखिए एक पर कितनी भी घात लगी हो तो वो उसका मान जो वो एक ही रहता है, एक ही रहेगा। एक पर कितनी भी घात हो उसका मान जो होता है वो इकाई का अंक या वर्ग उसका जितनी बार गुणा करेंगे एक को, उसका मान जो वो एक ही आएगा। तो हम इसको तो छोड़ देते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, चूँकि एक ही आएगा हमें पता है। अब 7 की जो पावर हमारे पास है 153, इसको देखते हैं। देखिए 7 के हम जानते हैं 7 की पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करते हैं इसको देखते हैं 53 को 4 से भाग करके कितना आता है। तो 153 को जब 4 से भाग करेंगे आप तो 4 तियाँ 12 और 3 बचेगा तो 4 अट्ठे 32 और 1 बच जाएगा। तो ये पावर आपकी लगेगी, यानी कि ये 7 की पावर अगर 4 लगाएं तो उसके बाद में हमारे पास 38 और +1 इतना आएगा। तो अब देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 1 की घात, ये 7 की घात क्या है ना, ये 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 1 बचता है तो क्या आएगा, देखिए 7 की घात 4 और इसकी पावर 38, फिर गुणा 7 की पावर ये वाला जो 1 बचा है 1 लग जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 की पावर 4 का मतलब 1 है तो 1 की पावर 38 हो जाएगा और इसमें गुणा है 7 तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा। अब देखिए ये जो 1 की पावर कितनी भी लगा लो 1 ही आएगा। इधर 7 दिया तो इनकी आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी 7 एकम 7 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है पाई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है √2 और तीसरा दे रखा है √-5, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2/5। तो परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी 4 यानी कि 2/5। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। तो इस तरीके से हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी 2/5।
अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनंत हो सकती है। कोई भी दो मान लीजिए इनके बीच में जो परिमेय संख्याएं होंगी कितनी होगी, तो ये बहुत हो कई निकाल सकते हैं आप, अनंत होती है। अगला प्रश्न है, गुणनफल 5 8 4 गुणे 1 तो 8 गुणे 6 1 7 गुणे 4 1 3 में इकाई का अंक होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन रखा है 4 और चौथा ऑप्शन रखा है 5। इसमें देखिए इकाई के अंकों को हम छांट लेते हैं और उनकी गुणा हो रही है तो गुणा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कितना अंक आएगा। ये 7 और ये 3 इसमें इकाई के अंक हैं। तो इसमें देखिए कितना आएगा, 4 अट्ठे 32 ये और 7 3 21 ये। फिर इनका इकाई अंक 1 2 और 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 8 1 2 2 5, दूसरा दे रखा है 3 2 7 6 1 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 2 4 3 7, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 0 1 6 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 2 4 3 7। देखिए ये कैसे होता है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए वो जो किसी भी प्राकृत संख्या का आप वर्ग करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक है वो 2 3 7 ये कभी नहीं आएगा। ये कभी भी इकाई के अंकों में 2 3 और 7 ये कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है चूँकि, तो इसलिए ये वर्ग नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 173, दूसरा है 341, तीसरा दे रखा है 430 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हम अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वही संख्या क्या है, एक और स्वयं से छोड़ करके, माने खुद संख्या, वो अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तब हम चेक करते हैं, इसको जांच लेते हैं कि कौन सी संख्याएं किससे विभाजित हैं, किससे नहीं विभाजित हैं। देखिए हमारे पास विभाजन जांचने के क्या तरीके हैं। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 और 6 और 8 आएगा। ये संख्या 2 से विभाजित होगी जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 आएगा। तो इसमें देखिए ये तो 0 आ रहा है, विभाजित है, तो ये आंसर नहीं है। अब हमारे पास 2 संख्याएं बची हैं। अब 3 क्या होता है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनके अंकों का, जो संख्या दी है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, जिनके अंकों का योग। और 9 भी होता है। इसमें क्या होता है, 3 और 9 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग अगर 3 या 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी 3 9 से, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसको चेक करते हैं ज़रा। ये जो पहली संख्या दे रखी है 1 7 3, कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11 3 से विभाजित नहीं होगा, 9 से भी विभाजित नहीं होगा। इस वाली को देखते हैं, इस वाली में आएगा अंकों का योग 8, तो ये भी संख्या क्या है, नहीं विभाजित है। तो इसको भी ये विभाजित नहीं है, तो ये भी विभाजित नहीं है, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर विभाजित है तो वो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। अगला है देखिए 4 हमारे पास। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके इकाई और दहाई अंक जितने भी लिखे हों, माने इकाई और दहाई अंकों से जो संख्या बनी हुई है वो अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, 7 और 3 10, ये 4 से डिवाइड नहीं है। 4 और 1 5, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है। तो यानी कि ये दो अभी तक तो पता नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। माने कि इकाई दहाई और इकाई, ये इकाई अंक जो होता है उससे अगर बनी संख्या डिवाइड हो रही है 4 से तो वो डिवाइड होगी। ठीक है।
अगला है हमारे पास 5। तो 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसके इकाई अंक में 0 और 5 आता है, वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा वो नहीं है। तो इनमें 0 और 5 है भी नहीं। तो अगली क्या है? अगली संख्या है हमारे पास 11। देखिए 11 क्या होता है? सॉरी 8। 8 में क्या होता है? 8 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिसके सैकड़ा और दहाई और इकाई इनको मिलाकर के अगर वो संख्या सैकड़ा तक की, पीछे इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या जो है, अगर वो डिवाइड हो रही है 8 से, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है हमारे पास 3 7 1 कितना हुआ? 11 नहीं डिवाइड है। ये वाली देखिए 1 4, दूसरी वाली 1 4, तो कितना 5 और 3 8, तो ये 8 से डिवाइड 8 आ रहा है, तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो अगला हमारे पास बचता है 173। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, अन्य से भी डिवाइड नहीं हो रही। 11 का भी देखिए बता देते हैं। 11 का क्या होता है? 11 से संख्या वो डिवाइड होती है जिस संख्या के सम अंक जो होते हैं, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। अगर विषम अंकों का योग बराबर कितना आता है? 0। अगर संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे, अगर 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको गणित की अन्य सवाल समझाएंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 17 मीटर, दूसरा है 29 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 289 मीटर और चौथा ऑप्शन दे रखा है 12 मीटर। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। आप इसको जो मान दे रखे हैं, देखिए 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे। तो कमरे की बात चूंकि की जा रही है, कमरा क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, बॉक्स हो गया, संदूक हो गई, और आपका कमरा है, ये इनका आकार क्या होता है? घनाभाकार होते हैं ये। तो इसमें सबसे अधिक लंबाई जो होती है वो होती है विकर्ण की। इसका जो विकर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है। इस तरीके से जो विकर्ण होगा इसकी दूरी सबसे अधिक होगी, लंबाई जो है वो सबसे अधिक होगी, इसकी माप जो होगी वो सभी से अधिक होगी, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से। तो देखिए इसमें सबसे हम क्या करते हैं, इस कमरे का घनाभ जो है, जो घनाभाकार है, इसका हम क्या करते हैं? विकर्ण निकालते हैं। तो घनाभ का यानी कि कमरे का विकर्ण हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण हम क्या निकालते हैं? विकर्ण का सूत्र होता है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, हमारे पास लंबाई है 12 मीटर तो 12 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई है हमारे पास 8 मीटर तो 8 का स्क्वायर, फिर है ऊंचाई 9 तो 9 का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, 12 का होगा 144 और प्लस 8 का 64 और 9 का 81, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। माने कि हमारे पास जो मान आएगा, देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो 12 का 144 और 12 का 144 और 8 का 64 और 9 का 81, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको दोनों सबको जोड़ेंगे तीनों को, तो हमारे पास आएगा 2 8 9, इतना मान आएगा। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 289 का
289 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 17। कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला, यानी कि 17 मीटर। 17 मीटर लंबा बांस जो है इसके अंदर रखा जा सकता है। माने कि आप आकार को निश्चित कर लेंगे, माचिस की डिब्बी दी हो, संदूक दिया हो, बॉक्स दिया हो, या जैसे जूता का डिब्बा हो, और हमारे पास जो भी इस घनाभ के आकार की जो आकृति बनेगी उसमें सबसे लंबी जो माप होगी वो विकर्ण की होगी, तो हम उसका विकर्ण निकाल देंगे। या देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कितने छोटे छोटे घन काटकर बनाए जा सकते हैं यदि छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर हो। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा है 9, तीसरा दे रखा है 12, चौथा ऑप्शन दे रखा है 27। देखिए इसको कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें हमारे पास क्या, देखिए एक जो घन दिया हुआ है और एक घन है और उसमें से छोटे छोटे घन काटने हैं, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, इसमें क्या लिखते हैं, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। किसका, छोटे घन का आयतन। इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। तो कितने बनाए जा सकते हैं, जब संख्या पूछी जाए तो आप जान जाइए कि उसमें भाग होना है। अगर वो घन दिया है या घनाभ दिया है, घनाभ आकार कोई आकृति है, ईंट जैसे ईंट होती है, अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि कितना बनाया जा सकता है, तो आप इसमें सीधा सा भाग होगा आयतन से, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। अगर घनाभ दिया है तो उसमें जो घनाभ होगा, बड़ा घनाभ जो बनेगा उस आकृति का आयतन, और बटे में जो छोटा होगा उसका आयतन। सीधा भाग करेंगे, संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें बड़े घन का आयतन कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर घन क्यूब। तो भुजा का क्यूब होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, और नीचे दूसरी भुजा 2 है तो 2 का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम 3 बार लिख लेते हैं, और 2 को भी 3 बार लिख लेते हैं। इस तरीके से 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, या 2 तियाँ 6, यानी कि कितना हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को 3 बार करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 27। तो 27 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 27 घन, छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। इस पर 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी बिछाने का खर्च 7.50 पैसे रुपए प्रति घन मीटर की दर से होगा। तो कितना खर्च होगा, खर्च प्रति घन मीटर की दर से होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 960 रुपये, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1200 रुपये, तीसरा दे रखा है 19,200 रुपये, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि जो मैदान है वो आयताकार मैदान है इस तरीके से। अब इसमें जो हमारा वर्ग इनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा यानी कि चौड़ाई कितना दे रखा है, लंबाई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना दे रखा है, ये 6400 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है जी। अब हमको इसके ऊपर एक मोटाई यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की मोटी जो है मोटाई की एक मिट्टी बिछानी है। तो माने कि मोटाई का मतलब उसकी ऊंचाई हो गई, उस मैदान की ऊंचाई हो गई, कितनी हो गई, ऊंचाई हमारे पास आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए 3 परिमापें हमारे पास जो मापें आ गई हैं, 3 आ गई हैं, माप जो दे रखी हैं वो कितनी कितनी है, एक तो
इन दोनों का गुणनफल दे रखा है ये 6400 वर्ग मीटर और दूसरी हमारे पास है 2.5 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई। अब पैसा दे रखा है वो अलग बात है, अभी करते हैं। देखिए तो इनका आयतन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकलेगा? अब चूँकि मिट्टी पड़ गई है तो मिट्टी में उसका आयतन निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इनका गुणनफल हमारे पास 6400 दे रखा है मीटर में, और ये ऊंचाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसको भाग करेंगे, 100 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो 100 से 2 जीरो इस करके 2 जीरो से कट गए। हमारे पास क्या बचा है, 64 गुणे 2.5, 64 गुणे 2.5 इतना आएगा इसका आयतन। तो आयतन अब देखिए 64 से इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आएगा आयतन। 64 से गुणा करने पर देखिए 25 और 64 की जो गुणा हो रही है तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 घन मीटर आयतन आएगा। कितना आएगा, 160 घन मीटर आयतन, इसका घन मीटर में आयतन आएगा। अब इसी 160 को प्रति घन मीटर कितना रुपया है, 7.5 रुपये। तो हम इस 7.5 रुपये से इसको गुणा कर देंगे। कितने से, 7.5 रुपये से इसको गुणा कर देंगे और हमारे पास जो है वो इसका खर्च आ जाएगा। देखिए 160 गुणे 7.5 से इसको गुणा कर 7.50 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 1200 रुपये। इस तरीके से ये गुणा करेंगे तो इसका मान इतना आ जाएगा। जो भी रुपया दिया है उससे हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1200 रुपये इसका खर्च आएगा। अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई जिसका व्यास 10.2 सेंटीमीटर। प्रश्न दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई जिसका व्यास 10.2 सेंटीमीटर तार की लंबाई होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 9 मीटर, दूसरा है 12 मीटर, तीसरा ऑप्शन रखा है 18 मीटर और चौथा ऑप्शन रखा है 36 मीटर। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गोला है हमारे पास इसी से तार बनाई गई है। इसी से क्या बनाई गई है, तार बनाई गई है, पिघला दिया गया, माने कि एक जो गोला है उसको पिघलाया गया और उसी से तार बना दी गई। अलग से कुछ नहीं मिलाया गया, ना इसमें से कम किया गया। तो यानी कि आयतन दोनों का बराबर होगा। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो हालांकि तार की शेप अलग है, गोले की शेप अलग है, लेकिन आयतन दोनों का एक ही है। आयतन जो है वो बराबर होगा, जितना भी आएगा आयतन बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघला के बनाया गया है। ना तो कुछ उसमें से निकाला गया है और ना ही उसमें कुछ डाला गया है। ठीक है, आप देखिए तो आयतन बराबर होंगे तो क्या होगा, देखिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। चूंकि गोला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन। और तार होती है बेलनाकार। कैसी होती है, बेलनाकार। ये तार होती है बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हमारे पास पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर बचेगा 4/3 और आर हमारे पास कितना है, आर इसका गोले का त्रिज्या तो कितना है 3, तो 3 को 3 बार लिखेंगे। इधर आर हमारे पास क्या है, आर चूंकि व्यास दे रखा है, ये क्या दे रखा है व्यास 0.2 माने कि 10.2 यानी कि व्यास हो जाएगा आधा इसका, और इस तरीके से 10.2/2 गुणे एच, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि व्यास दे रखा है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, हमें त्रिज्या चाहिए। तो ये 3 से 3 एक कट गया इसमें से, तो हमारे पास बचा है 4 × 3 × 3। तो 4 की गुणा 3 से, फिर 3 से, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 36,
और इधर क्या दे रखा है, देखिए इधर दे रखा है हमारे पास दशमलव, ये जो दोनों मान दिए हैं ना ये दशमलव में है ऊपर, तो इन दशमलव में मान है, इनको काटेंगे तो एक एक बचेगा, ये एक कम, तो एक यानी कि एक एक दशमलव एक की गुणा दशमलव एक की गुणा, तो दशमलव जीरो एक हो जाएगा और h हो जाएगा। अब इतना मान आया तो हमारे पास क्या जाएगा इसमें, देखिए इसको कैसे, अब क्या आएगा हमारे पास, ये 36 यानी कि ये हमें चाहिए, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, h बराबर हो जाएगा 36 और ये जाएगा बटे में 0.01, कितना 0.01। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 बार 36 जीरो पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600, ये 3600 हो जाएगा, कितना 3600 सेंटीमीटर, किस में आएगा सेंटीमीटर में, इतना हो जाएगा। मान दे रखे मीटर में, तो इसको 100 से हम भाग कर देंगे, 100 से जब भाग कर देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 36 बचेगा, यानी h बराबर 36 आ जाएगा मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 36 मीटर। अगला प्रश्न है, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या पूछा गया है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 500, दूसरा है 1000, तीसरा है 1500 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2000। देखिए इसमें मैंने बता दिया, इसमें कितनी संख्या पूछी गई है, तो आप देखिए पहला जो भी आकृति बन रही है उसका आयतन बटे नीचे जो आकृति बन रही है उसका आयतन, तो भाग कर देंगे। देखिए ऊपर भी क्या बन रहा है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, तो क्या हुआ घनाभ हो जाएगा। और नीचे भी क्या दिया है, लंबाई, ये जो ईंट दे रखी है ईंटों की, तो ईंट तो घनाभाकार होती है, घनाभ के आकार की होती है, तो हम इनको दोनों का आयतन निकालेंगे और आयतन से छोटी वाली यानी कि ईंट के आयतन से इसको भाग कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा। अब इसमें 4 मीटर लंबी, तो 4 और इसमें गुणे 3 गुणे 13, ये देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, ये बाकी 2 मीटर में दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर में, बाकी सारी जो भी माप दे रखी है वो सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते, तो ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, इस तरीके से ही हो जाएंगे। देखिए ए हो जाएगा हमारा 400, 400, ये हो जाएगा 300, ठीक है जी। 100 से गुणा होती है जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब अगर नीचे इसका भाग करेंगे, कितना है 20 गुणे 12 गुणे 6.5, इस तरीके से। अब देखिए इसमें काट देते हैं, ये 20 से कट जाएगा, कितनी बार 20 को 20 से करते तो 400 आ जाएगा, यानी कि ये 20 से कट गया हमारा 400। अब ये हमारे पास एक दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसको हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। जब भी दशमलव हटाते हैं, जितने दशमलव के दाहिनी साइड में जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो ये कट गया 13 पंजे 13 दशावन 130 और 13 पंजे 65, ये कट जाएगा। फिर से देखते हैं 5 छक्का 30, ये 30 कट गया यानी कि 60 आया, फिर 12 पंजे 60। तो हमारे पास क्या बचा है, इधर बचा है हमारे पास, देखिए 20 गुणे 5 गुणे 10, इस तरीके से ये मान बचा है। तो अब इसमें हम इसको गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 और 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना आएगा 1000, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी हो गई 1000। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में इस तरीके से ही हल होता है। अगला प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, 200 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 880 मीटर, दूसरा है 4400 मीटर, तीसरा ऑप्शन रखा है 8800 मीटर, चौथा ऑप्शन रखा है 280 मीटर। देखिए इसको कैसे करते हैं हल,
इसमें क्या है, देखिए जो पहिया है, पहिया क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। पहिया क्या है, एक वृत्त के आकार का होता है और ये इसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। और कितने चक्कर हैं, ये 200 चक्कर। तो 200 चक्कर यानी एक चक्कर में जो दूरी होती है, जो एक चक्कर होता है पूरा, एक पहिया अगर घूमता है इस तरीके से, तो उसकी जो मान लीजिए इसको हम इस तरीके से करें, इसको यहाँ से काटें, तो दोनों सिरों को सीधा कर देंगे जब हम इसके, तो दोनों सिरे जब सीधे होंगे तो ये आएगी, माने कि इसको दूरी आ जाएगी, माने ए परिधि, जो जो एक चक्कर की परिधि है, माने एक पहिया की जो परिधि है, एक चक्कर में जितना वो चलेगा उतनी ही दूरी एक परिधि के बराबर होगी। एक चक्कर की दूरी एक परिधि के बराबर होगी। पहिए की परिधि जो है वो एक चक्कर में परिधि के बराबर होगी। अब देखते हैं, तो इसमें दे रखा है चूंकि 200 चक्कर, 200 चक्कर में कितना होगा, परिधि निकालते हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, परिधि निकालते हैं। तो परिधि माने एक चक्कर में चली गई दूरी हमको पता लग जाएगी। तो परिधि कितनी होगी, तो परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि होती है पाई आर, पाई आर सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होती है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 और पाई का मान होता है 22/7 और आर दे रखा है 14 मीटर, व्यास दे रखा है 1.4 मीटर व्यास दे रखा है, तो उसको हम त्रिज्या में बदलेंगे 1.4/2 इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 2 से ये कट गया 2 और 7 से काट देंगे 7 दूना 14, ये कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 22 गुणे, ये 22 गुणे और 10.2, इनकी जब गुणा करेंगे यानी कि 22 गुणे 10.2 की गुणा करेंगे तो 44 आएगा और एक के बाद 10 यानी 4.4 मीटर आ जाएगा। मानी एक परिधि जो एक चक्कर है उसमें वो 4.4 मीटर दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है, एक में इतनी 4.4 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है। एक परिधि, जो परिधि है, परिधि जो आएगी, परिधि की जो माप आ रही है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अब हमें कितने, 200 चक्कर हैं, चूंकि जितने भी चक्कर हों उससे हम गुणा कर देते हैं। 200 चक्कर को हम गुणा करते हैं 4.4 से, तो कितना आएगा, देखिए 44 दूना 88 और 2 जीरो हैं, उसके बाद में 10.1 के बाद में है 2 जीरो और दशमलव है हमारा यहाँ पर 1 के बाद में, तो ये आएगा 880 मीटर। कितना आएगा, 880 मीटर की दूरी आएगी। यानी ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, 880 मीटर। 200 चक्कर में वो अपनी दूरी तय कर लेगा।